व्यापार करना बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि पानी वाली जहाज को रास्ते में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस ससुरन को ये जो होते हैं सब ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक बिछाओ, गिट्टी बालू हैन तेन सीमेंट डालो, सड़क वाले को जहाँ तक जाएगी वहाँ तक सड़क बिछाओ। समझ में आएगी नहीं? अब सड़क बनाने में कितना खर्चा आता है, आइडिया लगाइए। आपको अपना घर ढलैया में कितना आता है, इतनी सा घर ढलैया लगता है, तो नहीं अपने घरवा के अगवा का सड़किया बनाइएगा ना, बस दुअरवा भर का, समझ में आ जाएगा कि सरकार कितना बनाती है। दुआरे भर में हो जाएगा। जबकि आप जिस सड़क को बनाते हैं वो पैदल चलने के लिए, वो ज्यादा क्षमता नहीं झेल पाएगा। एगो ट्रक लोडेड पूरा बालू लोड लेके आएगी ना तो धंसा देगी उसी में, यहाँ पे नहीं संभाल पाएंगे, तो करोड़ों का खर्चा। जबकि ये सारे पैसे बच जाते हैं किसमें, पानी वाली जहाज। बस जहाँ खड़ा होगी वहाँ बंदरगाह बना दीजिए, बस लीजिए निकल जो रे, निकल गए यहाँ पे, उसको कोई टेंशन नहीं है, ना जाम लगना है ना कुछ। बीच समुद्र में कहीं खड़ा कर दो, जाम उम लगने का थोड़ी झमेला, यहाँ सड़क वड़क में जाम लग जाता है। तो पानी वाली जहाज सबसे क्या है, सस्ता है। अब बिहार में क्या है, वही नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, इसके लिए हम माथा कूचे नहीं है तो क्या करिएगा, झारखंड बंगाल का थोड़े ना कब्जा कर लीजिएगा। अगर हमारे यहाँ सी पोर्ट नहीं है नेपाल को, तब तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई बंदरगाह आ गए हैं सब, सूखा बंदरगाह। कैसा बंदरगाह, सूखा, बिना पानी का बंदरगाह। कैसे, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ऐसा मालगाड़ी, एक ऐसा ट्रेन की लाइन जिसमें केवल मालगाड़ी चलेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो कलकत्ता से लुधियाना तक जा रही है। कहाँ तक, लुधियाना, और यहाँ दिल्ली से लेके मुंबई तक जा रही है। अब ये निकल रही है रोहतास से, कहाँ निकल रही है, रोहतास, सासाराम से नीचे में यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पूरा जितना सामान ले आना है कंटेनर में लाद दीजिए बंदरगाह, तो क्या कर देगा, पहुँचा देगा यहाँ पर। तो अभी हम लोग को बंदरगाह देखना है सबसे यहाँ पे देखिए पहले कांडला बंदरगाह, पहले नक्शा में देख लीजिए कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह अभी सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता है, कांडला बंदरगाह, सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह। जब ज्वार भाटा आता है तो इसका लेवल उठ जाता है, ज्वार भाटा चला जाता है तो लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। कौन सा बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदर, इसमें व्यापार पहले ज्यादा नहीं होता था। रीजन समझिए इसको बनाया क्यों गया था। मुंबई बंदरगाह के बाद भारत में सबसे बढ़िया बंदरगाह अगर कोई था तो वो था कराची बंदरगाह। तो यहाँ से व्यापार सब कहाँ से हो जाता था, कराची से, और ये वाले व्यापार मुंबई से। विभाजन के बाद कराची हो गया अलग। अब ये एरिया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके लिए बंदरगाह जो मेन था कराची लेके चल गया जिन्ना। तो कराची बंदरगाह की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया, कांडला। अब कांडला बंदरगाह धीरे धीरे डेवलप करते करते, अचानक तो डेवलप होगा नहीं, तो यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया, फ्री ट्रेड जोन। क्या बना दिया गया, फ्री ट्रेड जोन। मुक्त व्यापार क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत सारी रियायतें देती है, बहुत सारी रियायत देगी। जमीन दे देगी बहुत सस्ता, 1 रुपये स्क्वायर फीट, 2 रुपये। अडानी को जमीन 1 रुपये स्क्वायर फीट मिला बंदरगाह बनाने की, 1 रुपये स्क्वायर फीट। और ना दिल्ली में, मुंबई में किराया जो है ना वो 200 रुपये स्क्वायर फीट जगह का, 100 से 200 रुपये स्क्वायर फीट किराया है। अगर जाइएगा ऑफिस लेने मुंबई में ना, तो किराया कितना रहता है। तो उसको पोर्ट डेवलप करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पे सरकार जमीनें सस्ती दे देती है, और ना कहती है कि अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाइएगा, यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र में, तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जितना सामान बनाएंगे वो विदेश बेचिएगा। इससे व्यापार विदेश में भी बढ़ जाता है, और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लग जाती है। और एक बार इंडस्ट्री लग गई तो बाद में आप कह दीजिएगा वो 10 साल वाला प्लान खत्म, जियो का फ्री वाला सिस्टम खत्म, अब लगेगा, लगने लगेगा। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र में यदि आप विदेश के लिए कोई चीज का निर्यात कीजिएगा तो क्या पैसा लगता है, टैक्स लगेगा नहीं। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला, बताइए कच्छ की खाड़ी है कि धनबाद की खाड़ी में, इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ मुंबई में 2 बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह, एक नेवा शिवा बंदरगाह। मुंबई और नवा शिवा, मुंबई तथा नया। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा शिवा। नवा शिवा का नाम है जवाहरलाल नेहरू, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। हम आपको बताए तो पॉलिटी के क्लास में बताते कि बंदरगाहों का नियंत्रण पोर्ट ट्रस्ट में था, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट।
तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका नाम है? नावासीवा। किसका? नावासीवा का। किसका नाम है? नावासीवा का। तो मुंबई में कितने बंदरगाह? कितने? 2। सबसे आधुनिक नावासीवा, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे ज्यादा व्यापार कांडल, सबसे ज्यादा व्यापार कांडल। कांडला में व्यापार का कई रीजन है, यहाँ से सामानें आती हैं सीधे लोड होके भेज दी जाए। मुक्त व्यापार क्षेत्र है इसलिए ज्यादा लोड होता है बाहर जाने के लिए। और राजस्थान वगैरह के एरिया में खनन ज्यादा है, वहाँ से निकालिए एक्सपोर्ट कर दीजिए पत्थर वगैरह का, बहुत सारा पत्थर वगैरह का यूज भी होता है। आगे बढ़े, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। रोहतास के एरिया में जाके देखिएगा तो वो सब एरिया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता, उसको कोई इतना ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को कभी ध्यान नहीं दिया गया, वरना इंडस्ट्रीज के लिए 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक, कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरा, सस्ता लेबर, जिसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है सस्ता लेबर, क्योंकि उसको डेली चाहिए। जैसे हमको सपोज कीजिए कि चीनी मिल बनाना है, तो कच्चा माल उसके लिए गन्ना है, तो गन्ना एक के बार ना आएगा जी, पूरा मालगाड़ी ट्रेन लोड करके मंगा देंगे, तनी दूरे पड़े तब। लेकिन जो मजदूर काम करेगा वो तो 365 दिन काम करेगा। अगर मजदूरे महंगा मिल गया तो लॉस हो जाएगा, तो मजदूरी सस्ता। मजदूरों को चढ़ा चढ़ा के इंडस्ट्रीज में, इतना बिहार की इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक कराया गया, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो वो करो। डालमिया इंडस्ट्रीज बंद हो गई, डालमिया सीमेंट पर इतना बेहतरीन सीमेंट है। अब मजदूर जो होते हैं ना वो इमोशनल हो जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में, अब वो बहुत ज़्यादा तो क्वालिफाइड नहीं होते। और भी जब डालमिया बंद हुआ तो उस समय का तो एजुकेशन सिस्टम एकदम चौपट था, बहुत ज़्यादा। अब मजदूरों को चढ़ा कर में एगो नेता बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए कि इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मेडिकल सुविधा बढ़िया होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मामले में समझौता नहीं, ये ना कि बिना हेलमेट चढ़ा दिए कहीं पे। सिक्योरिटी सही है, मिनिमम वेजेस सही है, वहाँ पे काम करने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, खाने की कैटेगरी। बाकी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी चाहेगी कि उसका मजदूर ले, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुजरात में तो नहीं जाए लोग ना, तो नहीं कहें लोग ऐसे हमारी मांगे हई करे हु करे। आखिर क्यों कंपनियां जाती हैं गुजरात में? अब सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है और रक्षाबंधन में राखी बना रही है, और वहाँ रक्षाबंधन का टाइम आया, कोनो स्ट्राइक पे चल गया 10 दिन से, अब बताइए बाकी दिन वो बिकेगा? तो उन कंपनियों के लिए भी एक सरदर्द बना रहता। तो हमारे यहाँ क्या किया गया ना कि ऐसा ना उन सबको चढ़ा बढ़ा के दुरुपयोग कर दिया। नेता ही तो हमारे यहाँ जनबे करते हैं, तनी सा पैसा का 4 व्हीलर के बाद वो सोचेगा अब नेते हो जाए हम। उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छी बात है पढ़े लिखे लोग को